उनको पढ़कर ही बाबा साहब अंबेडकर ने उनको अपना गुरु माना। ये एक बहुत बड़ी बात। और उनके विचारों को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बाबा साहब का जन्म 91 में हुआ और फूले साहब 90 में हमारे बीच से चले गए। तो फूले साहब को बाबा साहब ने देखा नहीं, बस उनको पढ़ा और उनके विचारों को जानकर उनको एहसास हुआ कि अगर मैं किसी को गुरु मान सकता हूं तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। और संकल्प किया कि उनका एक भी अधूरा काम, उनका एक भी सपना मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि उनके सपनों को जीते जी पूरा कर सकूं। फिर छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 1902 में, हम तो सिर्फ इस बात के साथ उनको जानते हैं, कहते हैं कि उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन सच ये सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था तो की थी, ये तो बात सच है, लेकिन सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मानवता और भाईचारे का जितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया, उसकी कोई दूसरी मिसाल दिखाई नहीं देती। आजकल तो कोई अधिकारी कर्मचारी हो जाता है तो जिनमें से निकल के आता है उनसे मुंह मोड़ लेता है, उनसे हाथ छुड़ा लेता है। उन्होंने तो उस समय कामले साहब को चाय की दुकान खुलवाकर खुद उस पर बैठकर चाय पीकर इस तरह के भाईचारे का संदेश दिया था पूरे राज्य को कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। और उन्होंने इसको सामाजिक न्याय के रूप में 1902 में आरक्षण की व्यवस्था कराकर हम सब लोगों के सामने रखा। और अपने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को आर्थिक मदद करके कि वो अपने जो है पत्रकारिता के कार्य को आगे बढ़ा सके, अपने जीते जी छात्रावास खोल के, अपने जीते जी स्कूल खोल के उन्होंने हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। और एक सभा में यही महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर का हाथ उठाकर भी सामने बैठे समाज को ये बताने का काम किया था कि आपका असली नेता कौन है, आपको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम छत्रपति साहू जी महाराज करके गए। और बाबा साहब अंबेडकर के सब के बारे में तो जितना कह दिया जाए वो कम। हम एक बार को अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना उपहास बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का उपवास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विषय में अगर कोई एक शब्द भी बोल जाता है, एक शब्द भी, इसका उदाहरण भी बताऊंगा, मैं हवाई बात नहीं कहता हूं, इसका उदाहरण भी बताऊंगा। कोई बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू को छू लेता है, उनके स्टैचू को नुकसान पहुंचाता है, उनकी तस्वीर को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे कलेजे में ऐसा लगता है कि जैसे हम पे चाकू चल गया है, जैसे हम पे गोली चल गई है। बाबा साहब तो हमारे लिए उस हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उस तरह का स्थान ग्रहण करे हुए जो मिटाए से मिट नहीं सकता। अभी हमारे सम्मानित गायक जो हैं वो कह रहे थे कि बाबा साहब को मिटाया नहीं जा सकता। बाबा साहब को नहीं, ना हमारे वजूद को, बाबा साहब तो ऐसी अमिट छाप हैं, जब तक हम रहेंगे उस देश का इतिहास रहेगा, बाबा साहब अजर अमर रहेंगे, बाबा साहब को कोई नहीं बदलेगा। मैं इसका उदाहरण भी आपको बताता हूं। अभी मध्य प्रदेश में कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की, तो हमारे लोगों ने 15 तारीख का एक आंदोलन कॉल कर दिया। और आंदोलन, हालांकि मैं उस आंदोलन का समर्थक नहीं हूं क्योंकि मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूं, उन्होंने कहा इस नालायक को हम लोग 1 लाख जूते मारने का काम करेंगे वहीं जाके ग्वालियर में, जिसने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया। और इस तरह का माहौल बना पूरे प्रदेश में कि सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा, तमाम पार्टियों को इन्वॉल्व होना पड़ा, उसके हिस्से में अपमान आया। और अंत प्रशासन ने आग्रह किया कि ये आंदोलन आप ना करो, हम आपकी शक्ति से वाकिफ हैं, इसने गलती की है, हम इसके खिलाफ FIR कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे और इसको छोड़ेंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। सम्मानित प्रभुजनों, मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी जो महाराष्ट्र की जो टीम है
उसमें जिन साथियों ने योगदान किया है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। गौरी प्रसाद उपासक जी, रुपेश भीमराव बागेश्वर जी, मनीष साठे जी, सत्यजीत सालवे जी, डॉक्टर मानसी पवार जी, रूपचंद टोपले जी, मनोज खेरे जी, सुल्तान फतेह अली शाह जी, रविंद्र आरू जी, कैलाश जायसवाल जी, एडवोकेट जुबैर मेमन साहब, किशोर मस्के साहब, नितिन नाग देवते जी, प्रमोद मेश्राम जी, दिगंबर सिंह पलटनकर जी, सिद्धार्थ टांकंकर जी, सिद्धार्थ देवरे जी, सुमित साबले जी, जितेंद्र निकांजे जी, अमोल आहेर जी, श्रीमती नेहा ताई जी, सुनील बांगड़े जी, डॉक्टर जेबी रामटके जी, दत्तराव धाड़े जी, शैलेश कामले जी, गुणवंत गिरडकर जी, प्रभाकर पारधे जी, आशीष नागराले जी, शिलानंद कामले जी और जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने अपने दायित्व को निर्वहन किया है, मैं उन सभी जिलाध्यक्षों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इनसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं मैं आपका। इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। जब वक्ता के सामने शानदार ऑडियंस बैठी हो तो उसका उत्साह 4 गुना बढ़ जाता है। और मुझे आदत है कि जब मैं अपनी बात को रखता हूं तो आदमी चाहे सामने 20 हो या 2000 या 2 लाख, मैं कभी अपने लहजे में बदलाव नहीं करता। ये मैंने लहजे में बदलाव करना सीखा नहीं। संख्या से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी उपस्थिति गरिमाएं है और आप अपने अपने साधन संसाधनों से यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। मेरी हिम्मत बढ़ी, कम नहीं हुई, बढ़ी है, कई गुना बढ़ी। तो मैं यहाँ की टीम का पुनः धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको आप शायद महाराष्ट्र में रहते हैं और अगर सक्रिय नहीं तो नहीं जानते होंगे। माननीय काशीराम साहब उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनको मैं नेता मानता हूं क्योंकि हाशिए पे पड़े समाज को जिस तरह का भाईचारा उन्होंने बनाने का काम किया और महाराष्ट्र में जन्मे महापुरुषों को उत्तर भारत में ले जाके जो पहचान दिलाने का काम उन्होंने किया है। अगर काशीराम साहब ना होते तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भी लोग भूल जाते। मैं आपको सच बता रहा हूं, उत्तर भारत में अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को कोई लेके गया है, साहू जी महाराज को कोई लेके गया है और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे कार्यक्रम को जिसने पूरा करने के लिए अपना जीवन अर्पण किया, उन मान्यवर काशीराम साहब को भी मैं नमन करता हूं। मैं उनको गुरु मानता हूं क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। संत राम बी प्रजापति जी, मामना राम सुवर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, बरमाना लोधी जी, ये तमाम महापुरुष भी पिछले महापुरुषों से पढ़ के उनको जान के उनके रास्ते पे चले। जब आप मुझे सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं इतने सारे महापुरुषों के नाम लेता हूं कि बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि ये कौन साहब है, हम तो इनको जानते नहीं। तो जानना इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अब मैं मुख्य बात पे आता हूं। मैं वास्तविकता में आपको बधाई तो दे चुका हूं धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की, लेकिन मैं वास्तविकता में पीड़ा में, और मैं आज आपसे अपनी पीड़ा का इजहार करना चाहता हूं। आप जानते हैं देश का माहौल अच्छा नहीं। एक तरफ अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया, और पीटा भी ऐसे नहीं, जानवरों की तरह पीटा, जानवरों की तरह। जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको पीटते रहे। ऐसे लोगों को इंसान नहीं माना जा सकता जो किसी की जान लेने को अपनी ताकत समझते हो। और मैं उसको ताकतवर भी नहीं मानता जो किसी कमजोर पे जुल्म करता है। ताकतवर वो होता है जो अपने बराबर के व्यक्ति के साथ मुकाबला करता है। और मैं विश्वास से कह रहा हूं, हमने इस शक्ति का निर्माण इसलिए नहीं किया कि किसी कमजोर को सताना है। हमने इस शक्ति का निर्माण इसलिए किया है कि अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करना है, और जो कमजोर है उसकी लाठी बनना है, उसकी आवाज बनना है, उसको ताकत देना है, उसके साथ खड़े होना। प्यारे साथियों, एक हमारे एडीजी लेवल के अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब की जो राजधानी चंडीगढ़ में सुसाइड कर लिया। वाई पूरण कुमार जो आईजी लेवल के हमारे अधिकारी थे, उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनकी पत्नी आईएएस है, और बड़े दुख के साथ बता रहा हूं कि पिछले 6-7 दिन हो गए उनके परिवार ने अभी तक उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया है। उनकी पत्नी ने मना कर दिया है
कि जब तक जिनकी वजह से मेरे पति ने ये कदम उठाया, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उनको उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। और वो पार्थिव शरीर मोर्चरी में सड़ रहा है न्याय के लिए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, वो आईपीएस कैडर के थे, लेकिन वो एक लंबी सेवा करके आईजी लेवल के अधिकारी हो गए थे। एक आईजी लेवल का अधिकारी जिसकी पत्नी, खुद की पत्नी आईएएस हो, सर्वोच्च सेवा का हिस्सा हो, उसी प्रदेश के सीनियर कैडर की मेंबर हो, उनके साले पत्नी के भाई विधायक हो, उनकी पत्नी के भाई की बहन कमिश्नर हो, जब इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम